हेलो दोस्तों, मैं सचिन अरोड़ा एक बार फिर से आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अरोड़ा एजुकेटर के इस ऑफिशियल यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। सो आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। आप सब बहुत बढ़िया होंगे। एक बार फिर से हम लोग कनेक्ट हो चुके हैं काफी इंपॉर्टेंट सेशन के साथ बीपीएससी 3.0, 4.0 और एस्टेट लेवल के क्वेश्चंस को डिस्कस करने के लिए। यहां पर आज है इसका डे 9। डे 1 से लेकर डे 8 तक हम लोगों ने उन्हीं क्वेश्चंस को डिस्कस किया है जो कि मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस हैं, वही क्वेश्चंस जिनके एग्जाम में पूछे जाने की हाई पॉसिबिलिटी है, उन्हीं क्वेश्चंस को यहां पर लेकर आए हैं। आज का सेशन किस पर बेस्ड है? हम लोगों ने बीपीएससी 1.0, 2.0 में जो एग्जामिनेशन दिया है, आपने एग्जाम के पेपर्स देखे होंगे। दिया है आपने तो आपको आइडिया होगा, नहीं दिया है तो आपके पास में वो पेपर होगा जहां 80 क्वेश्चंस कंप्यूटर के आपके पास होंगे। 80 क्यों? 80 बीपीएससी 1.0 में और 80 क्वेश्चंस बीपीएससी 2.0 में, यानी 160 क्वेश्चंस हमारे पास में हैं। एस्टेट को इन्वॉल्व कर लें तो ये मात्रा और भी ज्यादा है क्वेश्चंस की। जब हम मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस की बात करते हैं तो हमारा पैटर्न 1.0, 2.0 के आसपास ही होना चाहिए। तो इसका मतलब सबसे पहला काम तो हमें यह भी करना है कि जो 160 क्वेश्चंस का सेट है 1.0, 2.0 को मिलाकर, क्या उन क्वेश्चंस को आपने डीपली रिसर्च करी है? क्या उन क्वेश्चंस को आपने फिर से लगा के देखा है? और अगर नहीं तो आइए आज के सेशन में उन क्वेश्चंस और उनके पैटर्न को एक बार ऑब्जर्व करते हैं, साथ ही साथ कुछ और एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस भी देखते हैं 1.0, 2.0 के बेसिस पर। लेट्स गेट स्टार्टेड। साथ ही साथ वो कैंडिडेट्स जो कि अपकमिंग बीपीएससी 4.0 की प्रिपरेशन करना चाहते हैं या एस्टेट लेवल एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं और ये चाहते हैं कि कंप्यूटर में बिल्कुल बेसिक से, बिल्कुल जीरो से एडवांस लेवल तक कवर करें, क्योंकि यहां पर जो आपका पैटर्न है, चाहे वो एस्टेट हो या बीपीएससी, बेसिक से गेट लेवल के क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं। तो अगर आप बिल्कुल बेसिक लेवल से, जीरो लेवल से हीरो लेवल तक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, बिल्कुल बेसिक से एडवांस लेवल तक प्रिपरेशन करना चाहते हैं, थ्योरी वाइज, कॉन्सेप्ट वाइज, टॉपिक वाइज कॉन्सेप्ट, टॉपिक वाइज थ्योरी, टॉपिक वाइज एमसीक्यूज, टॉपिक वाइज पीडीएफ और टॉपिक वाइज मॉक टेस्ट के साथ में, तो आप जुड़ सकते हैं इस कोर्स से, जो कि लेटेस्ट कोर्स है। क्या सर इस कोर्स से जुड़ने के बाद कोई दूसरी वीडियो देखने की रिक्वायरमेंट है? बिल्कुल नहीं। क्या ये कोर्स पूरा सफिशिएंट है एग्जाम को लेकर? 100%। क्या यहां पर जो वैलिडिटी है वो कितनी मिलने वाली है? द आंसर इज 12 मंथ्स फ्रॉम द डेट ऑफ परचेज। 12 महीने की वैलिडिटी यहां पर आपको मिलेगी। सर कैसे कनेक्ट कर सकते हैं इस बेस्ट कोर्स के साथ? अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल करिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से, और फिर इस कोर्स से आप कनेक्ट हो जाइएगा। किसी भी कंफ्यूजन के रिगार्डिंग, किसी भी डाउट के रिगार्डिंग दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। शुरू करें आज के सेशन को। चलो, प्रीवियस सेशन यानी जो इसके पहले वाला सेशन था डे 8, उसमें एक क्वेश्चन हमने आपको दिया था जो कि एग्जामिनेशन का बहुत ही फेमस क्वेश्चन था, और इस तरीके के कई सारे क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रीफिक्स फॉर्म ऑफ a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी? बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी का उपसर्ग रूप है? ये मैंने क्वेश्चन आपसे पूछा था, कई सारे कैंडिडेट्स ने बिल्कुल सही जवाब दिया। ये क्वेश्चन है किस टॉपिक से? स्टैक से है। जब हम स्टैक की बात करते हैं तो स्टैक को इंप्लीमेंट करने के लिए प्रीफिक्स, पोस्टफिक्स और इनफिक्स एक्सप्रेशन की मदद लेते हैं। और यहां पे क्वेश्चन क्या है कि इस पार्टिकुलर जो आपका दिया गया है इनफिक्स, इसको किस में कन्वर्ट कर दीजिए? प्रीफिक्स में। कैसे करेंगे? सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए हमें किस ऑपरेटर को पहले सॉल्व करना है, उसकी हायरार्की क्या है, उसका प्रेसिडेंस क्या है, उसकी एसोसिएटिविटी क्या है। अगर प्रेसिडेंस आपको पता होगा, उसकी एसोसिएटिविटी पता होगी, तो आप इन क्वेश्चंस को बहुत ही अच्छे तरीके से कर पाएंगे। इसका आंसर क्या था? प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी। किया कैसे? आइए समझते हैं। सबसे पहला काम, क्वेश्चन में क्या गिवन है? a प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी, यही है। अब यहां पर सबसे पहले आपने देखे कि ऑपरेटर्स कौन से गिवन है।
तो प्लस है और मल्टीप्लाई है। प्लस और मल्टीप्लाई में सबसे पहले किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को, और फिर किसको सॉल्व करेंगे? प्लस को। तो हमने क्या किया, मल्टीप्लाई किसके बीच में है? बी और सी के बीच में, तो उसको एक ब्रैकेट में बंद कर दिया और ए जो बचा उसको दूसरे ब्रैकेट में बंद कर दिया। सबसे पहले हमें किसे सॉल्व करना है? मल्टीप्लाई को। प्रीफिक्स, प्रीफिक्स का मतलब ऑपरेटर कहां चला जाएगा? ऑपरेंड के पहले। तो मल्टीप्लाई का जो साइन है वो कहां चला गया? बी और सी के पहले। अब इसके साथ में कोई छेड़छाड़ नहीं होगी, ये फिक्स हो गया। दूसरा ऑपरेटर कौन सा बचा? प्लस। ये दो ऑपरेंड हैं हमारे पास, इन दोनों ऑपरेंड से पहले चला जाएगा क्या? प्लस। तो ये आ गया प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी। अब इसको ओपन करके आप क्या लिख सकते हैं? प्लस ए मल्टीप्लाई बी सी, दैट इज द करेक्ट आंसर। तो है ना बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन। बस प्रेजेंस ऑफ माइंड होनी चाहिए और इतनी प्रैक्टिस होनी चाहिए आपको क्वेश्चंस की कि क्वेश्चन को देखते ही 1 सेकंड के अंदर उसका आंसर आप निकाल लें, है ना। और ये कॉन्फिडेंस आपके अंदर है ना। काफी प्रैक्टिस आप लोगों ने करी है इस क्वेश्चंस की। चलिए, आज का पहला क्वेश्चन ये रहा आपके स्क्रीन पर। बताइए इसका आंसर क्या होगा? व्हाट इज द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन फॉर द करस्पॉन्डिंग इनफिक्स एक्सप्रेशन? यहां पर एक इनफिक्स एक्सप्रेशन आपको दिया हुआ है और इसका पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन क्या होगा, जरा बताइए मुझे देखकर। ये रहे 5 ऑप्शंस आपके सामने। ये क्वेश्चन बीपीएससी 1.0 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। करिए, एक बार पॉज करिए वीडियो को, कैलकुलेट करिए, फिर कंफर्म करिए क्या आपने इस क्वेश्चन का सही जवाब दिया या नहीं। निकाल लिया आप लोगों ने आंसर? चलिए, अब इसका जो करेक्ट आंसर आया वो क्या है? ABC एस्ट्रिक प्लस डी एस्ट्रिक प्लस। कैसे करना है ये क्वेश्चन? ये क्वेश्चन हम देख रहे हैं कि इनफिक्स का है, लेकिन इसको कन्वर्ट किस में करना है? पोस्ट फिक्स में। यानी जो ऑपरेटर्स हैं वो कहां जाएंगे? बाद में। आइए इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले तो आपको यह पता होना चाहिए कि अगर ब्रैकेट है तो उसकी एसोसिएटिविटी होगी, फिर पावर की होगी, फिर मल्टीप्लाई डिवाइड की होगी, फिर प्लस और माइनस की होगी, है ना। ये तो आपको समझ में आ गया। अब आपने क्वेश्चन में देखा कि यहां कौन कौन से ऑपरेटर गिवन है। तो क्वेश्चन में हमने देखा तो यहां पर ब्रैकेट गिवन है, एस्ट्रिक है, प्लस और प्लस, है ना। ये टोटल 4 ऑपरेटर गिवन है। लिख लिया हमने। सबसे पहले जो प्रेफरेंस देंगे वो किसको देंगे? ब्रैकेट को। फिर किसको देंगे? मल्टीप्लाई को। और मल्टीप्लाई के बाद में किसको देंगे? प्लस को। लेकिन प्लस 2 जगह पर है, तो प्लस की जो आपकी रैंकिंग रहेगी वो कैसी रहेगी? लेफ्ट टू राइट। पहले लेफ्ट वाला प्लस और फिर राइट हैंड साइड वाला प्लस को सॉल्व करेंगे, क्योंकि प्लस और माइनस के केस में अगर प्लस माइनस होता तो भी लेफ्ट राइट होता, और अगर प्लस प्लस है तो भी पहले लेफ्ट वाला प्लस फिर राइट वाले प्लस को सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे? सबसे पहले ब्रैकेट। ब्रैकेट में क्या गिवन है? डी एस्ट्रिक ई, तो डी एस्ट्रिक हो जाएगा, यानी जो ऑपरेटर है वो बाद में चला जाएगा। क्या ये बात समझ में आई? बाकी एज इट इज आ गया। ए प्लस बी मल्टीप्लाई बाय सी प्लस डी एस्ट्रिक। अब क्या हम डी को दोबारा छेड़ने वाले हैं? नहीं, ये तो फिक्स हो गया। अब इसके बाद मल्टीप्लाई को सॉल्व करेंगे। मल्टीप्लाई बी और सी के साथ में लगा हुआ है, और ये मल्टीप्लाई कहां चला जाएगा? इसके बाद, यानी आ जाएगा बी सी मल्टीप्लाई। तो इसको आपने सॉल्व किया तो क्या मिला? ए प्लस बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी मल्टीप्लाई। समझ में आया? अब क्या बचा? प्लस। अब 2 प्लस आपके पास में है, पहले लेफ्ट वाला फिर राइट वाला प्लस को सॉल्व करेंगे। अब प्लस कहां भेजना है? बाद में। एक ये है और एक ये है, इसके बाद में आपको भेजना है प्लस। तो क्या करेंगे? ए बी सी एस्ट्रिक प्लस, क्योंकि ये प्लस किसके बीच में लिखा हुआ है? ए और बी सी मल्टीप्लाई के बीच में। तो इन 2 ऑपरेंड्स के बाद लग जाएगा प्लस, तो ए बी सी एस्ट्रिक आ गया, प्लस बाद में आ गया। समझ में आया? अब ये जो प्लस है इसको भी बाद में लेकर जाएंगे, तो एक ऑपरेंड ये है, दूसरा ऑपरेंड ये है। इन दोनों ऑपरेंड के बाद में लगेगा क्या? प्लस। कुछ इस प्रकार। तो ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस डी और प्लस बाद में, ये हो गया करेक्ट आंसर। बोलिए
क्या ये समझ में आ गया कि इन क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करेंगे? यहां से कॉन्फिडेंस आपको मिला होगा कि ये तो प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ही है, तो अगर ये आप कर पा रहे हैं तो किसी भी क्वेश्चन को आप कर पाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, बीपीएससी 2.0 का पूछा गया क्वेश्चन। आइए, कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप इज कॉल्ड। एकल चिप पर कंप्यूटर को क्या कहा जाता है? हम लोग जानते हैं सिंगल चिप का मतलब क्या होता है। अगर कंप्यूटर की बात होगी तो हमेशा आंसर क्या होगा? माइक्रो कंट्रोलर। कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप, वैसे चिप का मतलब तो होता है जो प्रोसेस करे, है ना। चिप का मतलब क्या है? इंटीग्रेटेड सर्किट। कंप्यूटर ऑन अ सिंगल चिप, अगर हम उस कंप्यूटर की बात कर रहे हैं जिसमें एक चिप लगी हुई है, तो ऐसे कंप्यूटर को क्या बोलते हैं? माइक्रो कंट्रोलर। लेकिन अगर सीपीयू ऑन अ सिंगल चिप की बात करें, सीपीयू का मतलब प्रोसेसर, अगर ऐसा सीपीयू जिसमें एक चिप का प्रयोग हो रहा है, इसे क्या बोलेंगे? एंड द आंसर इज माइक्रो प्रोसेसर। तो सीपीयू के केस में आंसर माइक्रो प्रोसेसर होगा, जबकि कंप्यूटर के केस में आंसर क्या होगा? माइक्रो कंट्रोलर होगा। क्या ये समझ में आया? और ये दोनों के दोनों क्वेश्चंस कहां पूछे गए? बीपीएससी 2.0 में। अब इसका मतलब आपने अगर देखा हो तो 1.0 में भी माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन था और 2.0 में भी माइक्रो प्रोसेसर से क्वेश्चन पूछा गया, है ना। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है। माइक्रो प्रोसेसर का मतलब सीपीयू, और सीपीयू में जो चिप लगती है उसी को हम लोग बोलते हैं क्या? माइक्रो प्रोसेसर। ये बात तो समझ में आ गई होगी। कंप्यूटर आर्किटेक्चर का पार्ट है, तो जब हम कंप्यूटर आर्किटेक्चर पढ़ते हैं वहां पर पढ़ते हैं माइक्रो प्रोसेसर के बारे में। तो आइए इसके रिगार्डिंग और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी कर लेते हैं। हैव अ लुक। ये क्वेश्चन देखो 1.0 में पूछा गया था। क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल एलिमेंट इज द प्राइमरी एलिमेंट इन कंप्यूटर चिप? निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक तत्व कंप्यूटर चिप्स में प्राथमिक तत्व है? हम जानते हैं जब भी चिप्स की बात होगी यानी इंटीग्रेटेड सर्किट की बात हो रही है, और ये इंटीग्रेटेड सर्किट या चिप्स किससे मिलकर बने होते हैं? सिलिकॉन से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? सिलिकॉन चिप्स या सिलिकॉन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाइप ऑफ माइक्रो प्रोसेसर? निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रकार का माइक्रो प्रोसेसर है? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। ये क्वेश्चन इस बार पूछा जा सकता है। सिस्क, रिस्क, एपिक, मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज? माइक्रो प्रोसेसर कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के, सिस्क, रिस्क और एपिक। सिस्क का मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिस्क का मतलब रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और एपिक। ये 3 प्रकार के होते हैं आपके माइक्रो प्रोसेसर। तो आंसर क्या हो गया? पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, यानी करेक्ट आंसर क्या बनेगा? मोर देन वन ऑफ द अबव। समझ में आ गया? तो माइक्रो प्रोसेसर कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के। अब आइए जरा इन तीनों की फुल फॉर्म्स भी देख लेते हैं। सिस का मतलब कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, इनकी फुल फॉर्म्स भी इंपॉर्टेंट हैं, है ना, तो ये भी पूछी जाती है। कॉम्प्लेक्स इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, रिड्यूस्ड इंस्ट्रक्शन सेट कंप्यूटर, और एपिक का मतलब है एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग। एक्सप्लिसिटली पैरेलल इंस्ट्रक्शन कंप्यूटिंग, ये 3 प्रकार के माइक्रो प्रोसेसर होते हैं। समझ में आया? नेक्स्ट, द माइक्रो प्रोसेसर ऑफ अ कंप्यूटर कैन ऑपरेट ऑन एनी इंफॉर्मेशन इफ इट इज प्रेजेंट इन डैश ओनली। कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर किसी भी सूचना पर काम कर सकता है। बिल्कुल सही बात है। माइक्रो प्रोसेसर का काम क्या होता है? प्रोसेसिंग करना। तो वो किसी भी सूचना यानी इंफॉर्मेशन पर काम कर सकता है यदि वह केवल डैश में मौजूद हो। लेकिन प्रोसेसर यानी सीपीयू काम कैसे करता है? जब इंफॉर्मेशन रजिस्टर में होगी तो वो उसको प्रोसेस करेगा, या फिर वो इंफॉर्मेशन रैम में होनी चाहिए तभी वो उसको प्रोसेस करेगा। क्या रजिस्टर दिया है कहीं पर? प्रोग्राम काउंटर, फ्लैग, मेन मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी, ऑल ऑफ दीज। बेसिक रजिस्टर नहीं दिया। प्रोग्राम काउंटर तो एक रजिस्टर का टाइप है ना। और पीसी का काम क्या होता है हम जानते हैं, नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करवाने का। तो आंसर पीसी भी नहीं होगा, फ्लैग भी नहीं होगा,
रैम होगा, क्योंकि वो डेटा, वो इंफॉर्मेशन कहां पर होनी चाहिए, रैम में। और रैम का मतलब क्या मेन मेमोरी होता है? जी हां, तो करेक्ट आंसर बनेगा मेन मेमोरी। यानी जब डेटा या इंफॉर्मेशन रैम में होगी तो ही माइक्रो प्रोसेसर यानी सीपीयू उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करेगा। होता क्या है, एक बार फिर से समझो। सीपीयू उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है जो सीपीयू के अंदर होती है, और सीपीयू के अंदर क्या है, रजिस्टर। अगर रजिस्टर में वो इंफॉर्मेशन नहीं है तो कहां होनी चाहिए, कैशे के पास। अगर कैशे के पास नहीं है तो कहां होनी चाहिए, रैम के पास। और अगर रैम के पास भी नहीं है तो कहां होनी चाहिए, हार्ड डिस्क के पास, जो कि सेकेंडरी मेमोरी है। लेकिन जब भी हम माइक्रो प्रोसेसर की बात करते हैं तो आंसर 3 स्टेजेस में देते हैं, या तो रजिस्टर, या तो कैश मेमोरी, या तो रैम। क्या रजिस्टर गिवन था? नहीं। क्या कैशे मेमोरी गिवन है? नहीं। क्या रैम गिवन है? जी हां। तो यानी मेन मेमोरी इज द करेक्ट आंसर। अगर मेन मेमोरी भी ऑप्शन में नहीं होता तो आंसर क्या हो जाता, सेकेंडरी मेमोरी। और अगर ऑप्शन में होता मोर देन वन ऑफ द अबव तो आंसर मेन मेमोरी भी सही था और सेकेंडरी मेमोरी भी सही था। तो आंसर क्या हो जाता, मोर देन वन ऑफ द अबव। क्या ये कॉन्सेप्ट समझ में आया? वेरी गुड। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्नोलॉजी was used by Intel to design its first 8-bit microprocessor? हम लोग सब जानते हैं जो पहला माइक्रो प्रोसेसर है वो इंटेल ने डेवलप किया 4004 के नाम से, यही तो है। लेकिन इंटेल ने जो 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर डेवलप किया, इसके पीछे जो टेक्नोलॉजी लगी हुई है वो कौन सी है? NMS, NMOS, HMOS, PMOS, TTL या ऑल ऑफ दीज? तो याद रखिएगा कि माइक्रो प्रोसेसर के पीछे, 8-बिट वाले माइक्रो प्रोसेसर के पीछे जो टेक्नोलॉजी जो बताई जा रही है वो कौन सी है दोस्तों? PMOS। यहां PMOS की फुल फॉर्म भी इंपॉर्टेंट है, क्या है? पी चैनल मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। तो अगर 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर की टेक्नोलॉजी के बारे में बात करेंगे तो आंसर क्या होगा, PMOS। P का मतलब P यानी पैरेलल, M का मतलब मेटल ऑक्साइड MO, और S का मतलब सेमीकंडक्टर, जहां सेमीकंडक्टर का मतलब क्या होता है, रैम और रोम। सेमीकंडक्टर का मतलब रैम या रोम। क्लियर है? नेक्स्ट, व्हाट इज द वर्ल्ड लेंथ ऑफ एन 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर? 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर की जो शब्द की लंबाई है वो कितनी होती है? हम लोग ने पढ़ा हुआ है 8-बिट माइक्रो प्रोसेसर के केस में मिनिमम 4 बिट से लेकर 64 बिट तक हो सकता है। कितने बिट से लेकर? 4 बिट से लेकर। क्या 4 और 64 गिवन है? 4 और 64 गिवन है? नहीं। क्या 8 बिट और 64 बिट गिवन है? जी हां। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा 8 बिट और 64 बिट। ऑप्शन में अगर 4 बिट और 64 बिट होता क्या वो भी सही हो जाता? जी हां, क्योंकि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर की शुरुआत कितने बिट लेंथ से होती है? वर्ड लेंथ 4 बिट से। लेकिन 4 बिट वाला इतना सक्सेसफुल नहीं हुआ, इसलिए आंसर क्या दिया जाता है, 8 बिट से लेकर 64 बिट। तभी तो इसको 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर बोला गया, क्योंकि 4 बिट पर पहले इसको काम करवाया गया, वो सक्सेसफुली नहीं हुआ। कितने बिट पर सक्सेसफुल हुआ? 8 बिट पर। तो इसका आंसर 8 बिट से लेकर क्या होगा? 64 बिट। नेक्स्ट, इन 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर हाउ मेनी ऑपकोड्स आर प्रेजेंट? वेरी वेरी फेमस क्वेश्चन। 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में कितने ऑपकोड मौजूद होते हैं? हम जानते हैं माइक्रो प्रोसेसर यानी ALU किस पर काम करता है, ऑपरेटर्स पर या ऑपरेंड पर। अब ये जो ऑपकोड्स होते हैं वो कितने होते हैं 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में? कैंडिडेट गलती क्या करते हैं, वो लगा देते हैं आंसर 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का मतलब 256। यही तो हुआ। कैंडिडेट सोचते हैं कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर है तो उसमें ऑपकोड की संख्या कितनी होगी? 2 की पावर 8, और 2 की पावर 8 का मतलब 256। ये पॉसिबिलिटी है, मैक्सिमम 256 हो सकते हैं, लेकिन प्रेजेंट कितने होते हैं? 246। क्या ये बात समझ में आई? नहीं, एक बार फिर से समझो। अगर क्वेश्चन में यह दिया होता कि 8 बिट माइक्रो प्रोसेसर में ऑपकोड की टोटल संख्या कितनी है, ऑपकोड टोटल पॉसिबल कितने हैं, तो आंसर क्या हो जाता? 2 की पावर 8
256 ये आंसर हो जाता। लेकिन क्या टोटल नंबर पूछा है? नहीं। कितने अवेलेबल हैं, कितने प्रेजेंट हैं ये पूछा है। प्रेजेंट कितने होते हैं? 246। तो 256 हो सकते हैं लेकिन होते नहीं। होते कितने हैं? 246। याद रखिएगा 2 की पावर 8 माइनस 10 कर दीजिएगा तो आंसर बन जाएगा 246। वेरी फेमस क्वेश्चन। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट माइक्रोप्रोसेसर? माइक्रोप्रोसेसर के रिगार्डिंग निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? आइए जांच करते हैं। इट हैज एन इंटरनल मेमोरी। क्या माइक्रोप्रोसेसर कंप्यूटर के अंदर ही लगा रहता है? इट हैज इंटरफेसिंग रिजल्ट। इट कंटेन्स ALU, CU एंड रजिस्टर। इट यूज हार्वर्ड आर्किटेक्चर या मोर देन वन ऑफ दी अबव। हम सब जानते हैं कि माइक्रोप्रोसेसर का मतलब CPU और CPU का मतलब CU, ALU और रजिस्टर या मेमोरी यूनिट जिसको बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 3। जबकि फर्स्ट क्या था? इंटरनल मेमोरी नहीं, माइक्रोप्रोसेसर कोई मेमोरी थोड़ी ना है तो इसे मेमोरी भी नहीं कहते, है ना, CPU कह सकते हैं। इट हैज एन इंटरफेसिंग सर्किट, बिल्कुल नहीं। इट यूजेस हार्वर्ड आर्किटेक्चर, बिल्कुल नहीं। इट कंटेन्स ALU, CU एंड रजिस्टर, यस, दिस इज द करेक्ट आंसर और यही क्वेश्चन में पूछ रहा था। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ स्पेशल पर्पस रजिस्टर ऑफ माइक्रोप्रोसेसर? कह रहे निम्नलिखित में से कौन सा माइक्रोप्रोसेसर एक विशेष प्रयोजन रजिस्टर है, एक स्पेशल पर्पस रजिस्टर है? किस रजिस्टर को स्पेशल बोला जाता है? द करेक्ट आंसर इज PC, प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर को स्पेशल रजिस्टर के नाम से जाना जाता है। अब जरा इसके बारे में समझो। ये जो प्रोग्राम काउंटर है इसका दूसरा नाम क्या है? इंस्ट्रक्शन पॉइंटर। यानी प्रोग्राम काउंटर रजिस्टर को हम पहले भी बता चुके हैं इंस्ट्रक्शन पॉइंटर के नाम से जानते हैं। दूसरा पॉइंट, प्रोग्राम काउंटर होता क्या है? मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। यानी जो अगला इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होने वाला होता है उसका एड्रेस कंटेन करता है कौन? प्रोग्राम काउंटर। क्या ये दोनों बातें याद रखेंगे? दो नहीं बल्कि 3 बातें याद रखेंगे कि अगर स्पेशल रजिस्टर की बात करेंगे तो प्रोग्राम काउंटर, प्रोग्राम काउंटर का दूसरा नाम इंस्ट्रक्शन पॉइंटर और इसका काम क्या है? एड्रेस को रखना, जो नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन को एग्जीक्यूट करने वाला है उसके एड्रेस को स्टोर करने का काम प्रोग्राम काउंटर का है। तो मेमोरी एड्रेस ऑफ द नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन टू बी एग्जीक्यूटेड। नेक्स्ट, अब एक और क्वेश्चन जो कि BPSC 2.0 का पूछा गया है। क्या रहा है? इफ X567 ऑक्टल नंबर प्लस 2YX5 ऑक्टल नंबर बराबर है 71YX ऑक्टल नंबर के, देन द वैल्यू ऑफ X एंड Y आर। तो X और वैल्यू का जो मान है वो बताइए क्या होगा? क्या कैलकुलेट करो। जिन भी कैंडिडेट्स को लगता है कि वो कैलकुलेट कर पाएंगे एक बार वीडियो को पॉज करिए, कैलकुलेट करिए और आंसर बताइए। जिनको नहीं पता कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा सीखिए कैसे कैलकुलेट करते हैं। इस तरीके का एक और क्वेश्चन भी प्रीवियस ईयर में पूछा गया था जो मैंने प्रीवियस वाले सेशन में करवाया था। तो वहां पर आपने देखा होगा ऑक्टल भी था, हेक्साडेसिमल भी था और X और Y का मान हमें ज्ञात करना था ना एक ऐसा क्वेश्चन? तो वहां पर भी आया था और यहां पर भी आया है। तो इस तरीके के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, कॉन्सेप्ट एक ही है। आइए एक बार देखते हैं कैसे। करेक्ट आंसर है 4,3, लेकिन आया कैसे? हैव अ लुक, इधर आओ। सबसे पहले हमें क्वेश्चन में दिख रहा है एक ये ऑक्टल है, एक ये ऑक्टल है और एक ये ऑक्टल है। तीनों को अलग अलग सॉल्व कर लेते हैं। सबसे पहले X567 को सॉल्व करते हैं। X567 लिखा क्योंकि ऑक्टल है, इसका मतलब 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3। 8 की पावर 0 का मतलब 1, किसी की भी पावर 0 होगी क्या होगा? 1। 8 की पावर 1 8, 8 की पावर 2 64 और 8 की पावर 3 512, 512। अब पहले और तीसरी इक्वेशन लाइन को आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। क्या मिलेगा? 512x प्लस 320 प्लस 48 प्लस 7। 8 6 48 और 7 1 7, ये आपने मल्टीप्लाई किया। अब इसको सॉल्व करने पर आपको क्या मिला? 512x प्लस 375, 512x प्लस 375, ये एक इक्वेशन मिल गई। दूसरे वाले को सॉल्व करते हैं।
2yx5, अगेन वैसे ही 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इसको एक्सपेंड करें क्या मिला 1864 512, और फिर मल्टीप्लाई करने पर क्या मिला 1024 प्लस 64y प्लस 8x प्लस 5, यही मिला ना। अब इसको अगेन सॉल्व किया तो आपको क्या मिला 64y प्लस 8x प्लस 1029, ये समझ में आ गया। अब तीसरा सॉल्व करिए 71yx, बहुत टाइम नहीं लगेगा इसको सॉल्व करने में, है ना। आप अगर कर रहे होंगे और किया होगा तो आपने देखा होगा बहुत आसानी से हो रहा है। फिर सेम इसके साथ में वही करेंगे 8 की पावर 0, 8 की पावर 1, 8 की पावर 2, 8 की पावर 3, इसको आपने ओपन किया और फिर आपने क्या किया अगेन मल्टीप्लाई किया फर्स्ट और थर्ड वाले इक्वेशन को, तो आपको क्या मिल गया फाइनल 8y प्लस x प्लस 3648। अब 3 इक्वेशन आपके पास में आ चुकी हैं, इन दोनों इक्वेशन को प्लस करिए और बराबर किसके रखिए इस इक्वेशन के। तो अब अगर आप इसके अकॉर्डिंग इसको पुट करेंगे तीनों इक्वेशंस को तो क्या मिलेगा, ये मिलेगा। तो हमने क्या किया, पहली का जो आंसर आया वो, दूसरे का जो रिजल्ट आया ये, और तीसरे का जो आउटपुट आया ये, इन तीनों को इस फॉर्मेट में लिख दिया। अब तो बस सिंपल आपको क्या करना है, कैलकुलेशन ही तो करनी है। एक जैसे टर्म्स को आपस में एक जैसे जगह लिखना है और बाकी टर्म्स को इक्वल्स टू में लिखकर माइनस कर देना है, जैसे कि मैंने यहां पर किया हुआ है। तो क्या किया मैंने 512x, x को पास पास लिख दिया है, प्लस 8x, y को पास पास लिख दिया है 64y प्लस 375 प्लस 1029, और इस इक्वेशन को बैलेंस कर दिया है। तो x को एक पास लिखकर, y को एक पास लिखकर और नंबर्स को एक पास लिख के इसको बैलेंस कर दिया गया है। फाइनली जो हमें मिला है वो क्या मिला 519x प्लस 56y प्लस बराबर किसके है 2244 के, यही तो मिला। अब तो बहुत आसान है काम करना। अब सीधे ऑप्शंस में देखो, ये हमारे पास फाइनल इक्वेशन मिल चुकी है। अब ऑप्शन क्या है 4:3, 3:3, 4:4 या मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। अब इन तीन ऑप्शंस को x और y का मान रख के देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि अगर हम x का मान 4 रखते हैं और y का मान 3 रखते हैं तो हमें क्या मिलेगा 2244 रिजल्ट में, है ना। देखिए मैंने करके भी दिखाया, 519 मल्टीप्लाई बाय 4 और 56 मल्टीप्लाई बाय 3 बराबर 224, और अगर आपने इसको सॉल्व किया तो क्या मिलेगा 2076 प्लस 168 बराबर 2244, यानी राइट हैंड साइड बराबर किसके है लेफ्ट हैंड साइड के। तो 4:3 इज द करेक्ट आंसर। क्या ये समझ में आया? तो क्वेश्चन में बस कैलकुलेशन है, कैलकुलेशन में अगर एरर नहीं होगी तो आप सही कर लेंगे। टाइम टेकिंग थोड़ा सा है ना, बहुत ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, लेकिन हाँ कैलकुलेशन में टाइम आपको जरूर लग सकता है। लेकिन छोड़ना नहीं है कोई भी क्वेश्चन, क्योंकि हर एक क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो हर एक क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, और कंप्यूटर में तो 80 क्वेश्चन में से 75 प्लस क्वेश्चंस को सही करने का टारगेट बनाइएगा। नेक्स्ट, ऑक्टल इक्विवेलेंट ऑफ द हेक्साडेसिमल नंबर 4DF is। करिए इस क्वेश्चन को, क्या कह रहा है क्वेश्चन, कह रहा है हेक्साडेसिमल नंबर गिवन है क्या 4DF, इसका क्या निकालना है ऑक्टल इक्विवेलेंट। कैसे करते हैं, सबसे पहले जो हेक्साडेसिमल नंबर है इसको सॉल्व करेंगे। कैसे, आइए देखते हैं। यानी हमें यह पता करना है कि ये हेक्साडेसिमल में गिवन है और इसको किस में कन्वर्ट करना है ऑक्टल में। पहला काम 4, हेक्साडेसिमल के केस में जो पेयर बनते हैं, जो ग्रुप बनते हैं, वो कितने के बनते हैं 4-4 के। ऐसा क्यों, मैंने आपको प्रीवियस सेशन में भी बताया था। हेक्साडेसिमल का मतलब 16 और 16 का मतलब 2 की पावर 4। तो यहां जो ग्रुप बनेंगे वो कितने के बनेंगे 4-4 के। तो सबसे पहले क्या गिवन है 4 को हम कैसे लिख सकते हैं 1248। अगर इसको बाइनरी में कन्वर्ट करें तो 4 का बाइनरी क्या मिलेगा 4 के ग्रुप में 0100, यही तो मिलेगा ना। 1248 किसको जोड़ें कि 4 आ जाए, तो 4 गिवन है 0100 आ गया। अब डी का मतलब क्या होता है हेक्साडेसिमल में, ए का मतलब 10, बी का मतलब 11, सी का मतलब 12, डी का मतलब 13। 13 का मतलब क्या है 1248, किसको जोड़ें कि 13 आ जाए, तो आप जानते हैं 8 और 4 12 प्लस 1,
यानी 1101 ये आपका आ गया। फिर क्या बचा एफ, एफ का मतलब 15, किसको जोड़ें कि 15 आ जाए, 1 2 4 8 में चारों को जोड़ना पड़ेगा तभी आपका क्या आएगा 15। तो 8 4 12 2 14 और 1 15, यही तो हुआ। तो आपने क्या लिखा 1111, सब जगह 1। अब ये आपके पास में जो आया है ये क्या है, ये हेक्साडेसिमल नंबर है। आपने हेक्साडेसिमल को किस में कन्वर्ट कर लिया, बाइनरी में, यही तो किया। ये हेक्साडेसिमल था और ये किस में कन्वर्ट हो गया, बाइनरी में। तो इसको आप कैसे लिख सकते हैं, ये 0100 1101 और 11111। लेकिन हमें करना तो ये नहीं था, हमें कन्वर्ट करना था ऑक्टल में। कन्वर्ट किस में करना था, ऑक्टल में। हमने किया किस में, बाइनरी में। अब ऑक्टल का मतलब क्या होता है, 3 3 के ग्रुप, क्योंकि ऑक्टल का मतलब 8, 8 का मतलब 2 की पावर 3 और 2 की पावर 3 का मतलब 3 3 के ग्रुप। अब राइट हैंड साइड से 3 3 के ग्रुप बना लीजिए। तो हमने क्या किया, ऊपर वाली इक्वेशन से ही राइट हैंड साइड से 3 3 के ग्रुप बना लिए, 111 110 110 और 010। अब इसका डेसिमल निकाल लो। क्या इसका डेसिमल निकालना आसान है, बिल्कुल आसान है। 010 का क्या आ जाएगा, 1 to 4 के अकॉर्डिंग 2, 110 का मतलब 1 और 2 जोड़ने पर 3, 011 का मतलब अगेन 3 और 111 का मतलब 1 2 और 4 को जोड़ने पर क्या मिलेगा 7। तो ये आ गया आपका आंसर 2337। जेब में रख के घर ले जाइए और पूरे में पूरा नंबर ले जाइए। क्या समझ में आया तरीका। तो यहां से हमें यह चीज समझ में आई कि हेक्साडेसिमल से अगर हमें ऑक्टल में कन्वर्ट करना होता है तो क्या करेंगे, सबसे पहले बाइनरी में कन्वर्ट करेंगे, 4 4 के पेयर्स में एक साथ लिख देंगे और फिर जो हमें बाइनरी नंबर मिलेगा उसके 3 3 के पेयर बना लेंगे, क्योंकि ऑक्टल का मतलब 2 की पावर 3, तो ये 3 3 के सेट बन गए। फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट करने पर क्या मिल गया आंसर 2337। क्या ये आसान है। प्रैक्टिस मेक्स अ ह्यूमन परफेक्ट, जितनी प्रैक्टिस करेंगे उतना ही परफेक्शन ले पाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन द प्रोडक्ट ऑफ 2 बाइनरी नंबर। आएगा ही आएगा ये क्वेश्चन, वेरी वेरी फेमस वन। क्या है, क्या रहे, 2 आपको बाइनरी नंबर्स गिवन है, इन 2 बाइनरी नंबर्स का प्रोडक्ट करिए और इसका हेक्साडेसिमल रिप्रेजेंटेशन फाइंड आउट करिए। करो, वीडियो को एक बार पॉज करो, खुद सॉल्व करने की कोशिश करो। हम तो बताएंगे ही, लेकिन उससे पहले खुद प्रयास करो, क्योंकि अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आ गया और मैंने नहीं बताया होता तो क्या आप इस क्वेश्चन को कर पाते। पहले खुद को एनालाइज करिए, पॉज करिए। इन दोनों बाइनरी नंबर्स को मल्टीप्लाई करना है। क्या करेंगे, सबसे पहला काम, ये जो बाइनरी नंबर गिवन है इसको डेसिमल नंबर में कन्वर्ट कर लीजिए। तो पहले का डेसिमल निकाल लीजिए, दूसरे का डेसिमल निकाल लीजिए और डेसिमल निकालने के बाद में जो नंबर मिलेंगे उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए आपस में। पहला काम। अब जरा यहां तक सॉल्व करके देखते हैं। तो सबसे पहले क्या गिवन है 10111, इसका अगर आपने डेसिमल निकाला तो आपको क्या मिला दोस्तों 23। 1 2 4 8 16, 16 प्लस 4 प्लस 2 प्लस 1 है ना, जीरो वाला खत्म हो गया और बाकी प्लस आपने किया तो क्या मिला 23। ये पहले वाले का मिला। दूसरे वाले का अगर आपने डेसिमल फाइंड आउट किया तो क्या मिला होगा आपको 1110। ये तो फाइंड आउट करना आता है ना, बाइनरी से डेसिमल तो कैलकुलेट कर पाएंगे ना। 1248 यानी 0 2 4 प्लस 8 क्या मिलेगा आपको 14। 23 मल्टीप्लाई बाय 14, क्योंकि क्या कह रहा है क्वेश्चन में 2 बाइनरी नंबर्स को प्रोडक्ट करो। प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई, तो आपने मल्टीप्लाई किया, क्या मिला 322। अब इसके बाद ये जो 322 है इसको कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में, यही तो काम है। अभी तो आपने इन दोनों नंबर्स का प्रोडक्ट किया है, अब हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करना है। तो हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने का मतलब 322 को 16 से भाग दे दीजिए, है ना, 16 से इसका एलसीएम ले लीजिए, तो जो रिमाइंडर बचेगा वो आंसर हो जाएगा। ऐसे ही तो करेंगे, डिवाइड कर दीजिए, जो रिमाइंडर होगा है ना उसको लिखते जाइए और वो आपका आंसर बन जाएगा नीचे से ऊपर की तरफ। ये एक तरीका होता है। आइए इसको सॉल्व करते हैं। तो 322 डिवाइडेड बाई 16, 16 क्यों, क्योंकि हेक्साडेसिमल है।
और अगर आपने किया होगा तो रिमाइंडर क्या मिला होगा 142। कैसे मिला आइए ये भी बताते हैं आपको। तो इसको करने के दो तरीके। पहला तरीका देख लेते हैं, 16 और 322 यही मल्टीप्लाई करना है। तो आपने क्या किया, 16 कितनी बार जाएगा ये 20 टाइम्स, तो 16 मल्टीप्लाई बाय 20 क्या होगा 320, क्या बचेगा 2। अब ये जो आपका बचा फिर से आपको इसका क्या लेना है एलसीएम, फिर से आपको डिवाइड करना है, यानी 20 ये आपका क्वोशिएंट आया, फिर 16 को 20 जो क्वोशिएंट है उससे डिवाइड कर दिया, क्या मिला 16 1 जा 16, क्या बचा 4। अब आंसर किस तरीके से लिखेंगे, पहले क्वोशिएंट को लेते हैं 1, फिर इसके रिमाइंडर को लेते हैं 4 और फिर रिमाइंडर को लेते हैं ऊपर वाले यानी 2, यानी करेक्ट आंसर आपको जो मिलेगा वो क्या मिलेगा 142, है ना। ये एक तरीका है करने का। एक तरीका और भी है, क्या, वो भी सिंपल तरीका है। 322 गिवन है, आप सबसे पहला काम क्या करिए, ये जो 322 है ये क्या है, क्या ये डेसिमल नंबर है, जी हां, इसको बाइनरी में कन्वर्ट कर लीजिए। तो 322 को क्या बाइनरी में कन्वर्ट कर पाएंगे, जी हां बिल्कुल कर पाएंगे। या तो 2 से डिवाइड कर लीजिए, है ना, एलसीएम ले लीजिए उसका, तो जो मिलेगा वो मिल जाएगा आपको आंसर। या सिंपली डेसिमल को बाइनरी में कन्वर्ट करना तो आपको आता ही है। तो 322 को आपने क्या किया, बाइनरी में कन्वर्ट कर लिया, क्या मिला 101000010 ये मिला। अब इसके बाद आपको कन्वर्ट किस में करना था, हेक्साडेसिमल में, और हेक्साडेसिमल में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या चाहिए, 4 4 के पेयर्स। तो इस बाइनरी नंबर को 4 4 के पेयर में डिवाइड कर लीजिए, ये 4 और ये 1 बच गया। अब इसको फिर से आप किस में कन्वर्ट कर लीजिए, डेसिमल में। तो 0010 को क्या लिख सकते हैं 2, 0100 को क्या लिख सकते हैं 4 और 1 को क्या लिख सकते हैं 1, तो ये आ गया 142। यानी दो तरीके थे आपको कन्वर्ट करने के लिए हेक्साडेसिमल में, चाहे आप एलसीएम लेके कर लीजिए इस तरीके से डिवाइड करके, या फिर आप इस तरीके से इसको कन्वर्ट कर सकते हैं। जो भी तरीका आपको अच्छा लगता है वैसे कर लीजिए। समझ में आया, वेरी गुड। नेक्स्ट, बीपीएससी 1.0 में पूछा गया क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ एन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम। इनफिक्स से पोस्टफिक्स रूपांतरण एल्गोरिथम की समय जटिलता क्या होगी। कॉम्प्लेक्सिटी का मतलब होता है टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, कितना समय आपको लगेगा अगर इनफिक्स से पोस्टफिक्स में आपको कन्वर्ट करना है। डिपेंड करेगा नंबर ऑफ ऑपरेंड्स और नंबर ऑफ ऑपरेटर पर, क्योंकि आप इनफिक्स से पोस्टफिक्स में जो कन्वर्जन करते हैं वो किसके बेसिस पर करते हैं, ऑपरेंड और ऑपरेटर के बेसिस पर, और ये n नंबर्स के हो सकते हैं। तो इसमें लगेगा जो समय वो क्या होगा, ओ एन, ओमेगा एन। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा n, यानी ओ एन टाइम आपको लगने वाला है। तो याद रखिएगा, इनफिक्स से पोस्टफिक्स में पूछें तो आंसर क्या होगा ओ एन। अच्छा, क्या यही क्वेश्चन आएगा, आ भी सकता है नहीं भी। अगर नहीं आएगा तो क्वेश्चन क्या आएगा, आइए देखते हैं, ये आएगा द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ इवैल्यूएशन ऑफ इनफिक्स, प्रीफिक्स एंड पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन। इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स कितने तरीके के इवैल्यूएशन होते हैं स्टैक में, 3 प्रकार के। इन तीनों में जो टाइम लगने वाला है, टाइम कॉम्प्लेक्सिटी वो कितनी है, अगेन आंसर इज ओ एन। इसका मतलब कि अगर सिर्फ इनफिक्स पूछेंगे तो भी ओ एन होगा, सिर्फ प्रीफिक्स पूछेंगे तो भी ओ एन होगा, सिर्फ पोस्टफिक्स पूछेंगे तो भी ओ एन होगा, और अगर तीनों का एक साथ पूछेंगे तो भी ओ एन होगा। क्या ये बात समझ में आई। और अगर कन्वर्जन पूछेंगे किसका, इनफिक्स टू पोस्टफिक्स, तो भी ओ एन होने वाला है। तो ओ एन आपका मैक्सिमम यूज होता है स्टैक के केस में, इस बात को याद रखिएगा, है ना इंपॉर्टेंट पॉइंट। नेक्स्ट, इन इनफिक्स टू पोस्टफिक्स कन्वर्जन, द पोस्टफिक्स कन्वर्जन एल्गोरिथम, द ऑपरेटर्स आर एसोसिएटेड फॉर। क्या कह रहा है, कह रहे हैं अगर हम इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं, इनफिक्स का मतलब ऑपरेटर्स बीच में है, पोस्टफिक्स का मतलब ऑपरेटर्स बाद में है। तो इनफिक्स से अगर पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करते हैं तो ऑपरेटर्स कैसे एसोसिएट होंगे बताइए, बाद में जाएंगे ऑपरेटर्स, बाद का मतलब राइट हैंड साइड की तरफ, तो लेफ्ट टू राइट जाएंगे ऑपरेटर्स आपके, यही तो होगा। जो राइट हैंड साइड में होंगे वो किस तरफ, जो लेफ्ट हैंड साइड में होंगे वो किस तरफ जा रहे होंगे, राइट हैंड साइड में। यानी आंसर क्या बनेगा,
लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट तो होगा नहीं, क्योंकि ऑपरेटर्स कहां जाएंगे, बाद में। बाद का मतलब क्या होगा, राइट साइड। कहां से राइट जाएंगे, लेफ्ट टू राइट। नेक्स्ट, हाउ मेनी स्टैक आर रिक्वायर्ड फॉर अप्लाइंग इवैल्यूएशन ऑफ इनफिक्स एक्सप्रेशन एल्गोरिथम। बहुत फेमस क्वेश्चन, क्या कह रहा है, इनफिक्स एक्सप्रेशन एल्गोरिथम के मूल्यांकन को लागू करने के लिए कितने स्टैक की आवश्यकता है। हम स्टैक जो हम इनफिक्स, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स अप्लाई करते हैं वो किस पे करते हैं, ऑपरेटर पर, ऑपरेटर्स पर ही तो करते हैं। लेकिन क्या ऑपरेटर के साथ साथ ऑपरेंड पर भी करते हैं? जी हां, अगर ऑपरेटर पर करेंगे तो ऑपरेंड अपने आप अरेंज हो जाएंगे, यही तो करते हैं। हम फोकस करते हैं ऑपरेटर पर और चेंज क्या हो जाता है, ऑपरेंड भी। तो इसका मतलब कि इनफिक्स, प्रीफिक्स या पोस्टफिक्स के केस में हमारे पास में ऑपरेंड और ऑपरेटर दो चीजें होती हैं। अब जरा इनको भी समझ लो, क्योंकि हम बहुत देर से ऑपरेटर और ऑपरेंड डिस्कस कर रहे हैं, शायद आपको इसके बारे में ना पता हो। ऑपरेटर का मतलब सिंबल, जैसे a प्लस बी, इसमें प्लस क्या है, ऑपरेटर, और a और b क्या है, ऑपरेंड। समझ में आया? तो इसका मतलब दो जगह पर बदलाव होगा। तो हाउ मेनी स्टैक आर रिक्वायर्ड, कितने स्टैक की रिक्वायरमेंट होगी, 2। 2 इज द करेक्ट। 2 स्टैक कौन से, एक स्टैक जो कि ऑपरेंड पर काम करेगा और दूसरा स्टैक जो कि ऑपरेटर पर काम करेगा। तो स्टैक का मतलब ही क्या होता है, ऑपरेटर और ऑपरेंड, यानी द आंसर इज, या आप ये भी कह सकते हैं स्टैक का मतलब पुश और पॉप, या तो हम पुश करेंगे या तो पॉप करेंगे। तो पुश और पॉप में भी कितने यूज हुए, 2। वैसे भी देखेंगे तो भी 2, और ऑपरेटर और ऑपरेंड के केस में देखेंगे तो भी 2। तो आंसर क्या हो गया, 2। नेक्स्ट, इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग इनफिक्स इवैल्यूएशन एल्गोरिथम एंड चूज द करेक्ट आंसर। वेरी फेमस वन। अभी तक जो हम लोगों ने एक्सप्रेशन देखे कन्वर्ट करने वाले वो कैसे थे, वो एबीसी के फॉर्मेट में थे, अल्फाबेटिकल थे, उनको हमने अरेंज किया। अब यहां पर इस क्वेश्चन में क्या कर दिया गया, उनको नंबर्स के फॉर्मेट में रख दिया गया और कहा कि इसको कन्वर्ट करिए किसमें, इनफिक्स के फॉर्मेट में ही आपको कन्वर्ट करना है, और इनफिक्स में ही गिवन है, बस सॉल्व करना है आपको। कैसे करेंगे आइए देखते हैं। तो इवैल्यूएट द फॉलोइंग स्टेटमेंट यूजिंग इनफिक्स इवैल्यूएशन, ये इनफिक्स में ही गिवन है और इसी ऑर्डर में आपको क्या रखना है, स्टैक में इसको अरेंज करना है। कैसे करेंगे, सबसे पहले आपने क्वेश्चन में क्या देखा कि हमें जो अरेंज करना है वो इसी के अकॉर्डिंग करना है। क्या कहीं ब्रैकेट गिवन है, नहीं। क्या कहीं पावर गिवन है, नहीं। आपको जो ऑपरेटर गिवन है वो कौन से गिवन है, 3 तरीके के, एक एस्ट्रिक गिवन है, एक डिवाइड गिवन है, एक प्लस गिवन है और एक माइनस गिवन है, यही तो है। तो आपने देखा कि सबसे पहले हम किसको यूज करेंगे, मल्टीप्लाई को, फिर मल्टीप्लाई के बाद क्या करेंगे, डिवाइड, और मल्टीप्लाई और डिवाइड एक साथ करते हैं, है ना, क्योंकि इनमें कोई बड़ा छोटा नहीं होता, बस लेफ्ट टू राइट करते हैं। यानी सबसे पहले लेफ्ट टू राइट चलेंगे और पहले क्या करेंगे, मल्टीप्लाई, फिर क्या करेंगे, डिवाइड, है ना, एक साथ कर सकते हैं इसको। फिर प्लस माइनस, प्लस माइनस में भी लेफ्ट टू राइट चलते हैं, इसमें भी कोई बड़ा छोटा नहीं होता। तो आपका जो सीक्वेंस बनेगा वो क्या बनेगा, मल्टीप्लाई, डिवाइड, प्लस माइनस, ऐसे ही सॉल्व करेंगे ना। आइए करते हैं। सबसे पहले हमने क्या किया, मल्टीप्लाई और डिवाइड किसके साथ में है उसको ब्रैकेट में बंद कर दिया। तो मल्टीप्लाई हमें दिख रहा है 4 और 2 के साथ में, ब्रैकेट में बंद किया। फिर डिवाइड हमें दिख रहा है 5 और 5 के साथ में, ब्रैकेट में बंद किया। पहले इसी को सॉल्व करेंगे, आइए करते हैं। 4 2 8, यहां 8 आ जाएगा, 5 डिवाइडेड बाई 5 1 आ जाएगा। तो इस इक्वेशन को आप क्या लिख सकते हैं, 8 + 3 - 1। अब क्या कह रहा है, अब प्लस और माइनस को करना है, तो हमने प्लस और माइनस को कर लिया। लेकिन प्लस और माइनस को सॉल्व करते समय पहले किसको सॉल्व करेंगे, तो कह रहे लेफ्ट टू राइट, जो लेफ्ट में पहले आए उसको करेंगे। तो लेफ्ट में पहले क्या आ रहा है, प्लस, फिर उसके बाद में राइट में क्या है, माइनस। तो पहले प्लस करेंगे फिर माइनस करेंगे, बस यही मेन है, लेफ्ट टू राइट। तो पहले प्लस फिर माइनस, वरना गलत हो जाएगा आंसर। तो 8 + 3 क्या हो गया, 11, 11 - 1 क्या हो गया, 10,
तो करेक्ट आंसर है 10। क्या ये बात समझ में आई? तो आंसर क्या बन गया? 10। अब कोई भी क्वेश्चन होगा क्या उसको सॉल्व कर पाएंगे? बिल्कुल कर पाएंगे, है ना। आगे आने वाले सेशंस में और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करवाएंगे। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ए स्टैक? निम्नलिखित में से कौन सा स्टैक का अनुप्रयोग नहीं है? इवैल्यूएशन ऑफ पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, कन्वर्जन ऑफ इनफिक्स टू पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन, बैलेंसिंग द सिंबल्स, लाइन एट टिकट काउंटर, या मोर देन वन ऑफ द अबव। बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछा गया। हम लोग जानते हैं स्टैक का प्रयोग इनफिक्स, प्रीफिक्स और पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन में करते हैं, तो यानी पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। और बैलेंसिंग सिंबल का मतलब ऑपरेटर्स को बैलेंस करने के लिए, ये भी सही है। लेकिन लाइन एट टिकट काउंटर, ये तो क्यू डेटा स्ट्रक्चर हो गया, तो फोर्थ हो जाएगा गलत जवाब, यानी फोर्थ इज नॉट एन एप्लीकेशन ऑफ ए स्टैक। क्योंकि फोर्थ किसका एप्लीकेशन है? क्यू का। लाइन एट टिकट काउंटर, लाइन का मतलब क्यू। नेक्स्ट, ध्यान से देखिए, कह रहे व्हाट इज द रिजल्ट ऑफ द गिवन पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन? ए बी सी मल्टीप्लाई प्लस वेयर ए बराबर 1, बी बराबर 2 और सी बराबर 3 के है। करो इसको। कह रहा है यहां पर एक पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन गिवन है। जी हां, ये पोस्टफिक्स है क्योंकि यहां पर ऑपरेटर बाद में दिए गए हैं। ए का मान ये है, बी का मान ये और सी का मान ये रखते हुए बताइए आंसर क्या होगा। तो सबसे पहले आपको क्या करना है? सबसे पहले आपको यह देखना है कि किन किन ऑपरेटर्स का आपको यूज करना है। तो पहले मल्टीप्लाई का यूज करेंगे, फिर प्लस का यूज करेंगे, है ना, यही तो करेंगे। सीक्वेंस के अकॉर्डिंग पहले मल्टीप्लाई आता है। मल्टीप्लाई किस नंबर के साथ गिवन है? बी और सी के साथ में, यानी बी और सी को मल्टीप्लाई कर दीजिए। 3 2 जा 6, तो बी सी की जगह पर क्या आ जाएगा? 6, और ए की जगह पर क्या है? 1, फिर प्लस कर दीजिए। तो 1 + 6 क्या आ गया? 7, यानी करेक्ट आंसर है 7। तो ओरल भी आप कर सकते हैं, है ना, और ये ओरल करने वाला क्वेश्चन ही है। आओ जरा एक बार लिखकर भी करते हैं। देखो, तो हमने क्या किया? सबसे पहले हमें पता था कि हम मल्टीप्लाई करते हैं, तो मल्टीप्लाई किसके साथ में गिवन है? बी और सी के साथ में। तो हमने बी की जगह पर क्या रखा? 2, और सी की जगह पर क्या रखा? 3, और बीच में यहां पर मल्टीप्लाई का साइन लगा दिया। प्लस की जगह पर प्लस और ए की जगह पर 1, यानी पहले किसको सॉल्व करेंगे? मल्टीप्लाई को। तो 2 और 3 को मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलेगा? 6 मिलेगा। तो 1 ऐसे ही लिखा, इसकी जगह पर 6 आ गया और फिर प्लस आ गया। अब क्या करना है? प्लस करना है। किसको प्लस करना है? जो ऑपरेटर्स हैं, है ना, उन जो ऑपरेंड है उनको प्लस करना है। ऑपरेंड क्या है? 1 और 6, तो 1 और 6 जोड़ने पर क्या मिलेगा? 7, यानी करेक्ट आंसर है 7। इज इट इजी? क्या ये आसान था? बस प्रैक्टिस करते जाएंगे, चीजें आसान होती जाएंगी, है ना। वैसे अगर एग्जाम में आ जाता तो आप हो सकता है कंफ्यूज हो जाते, लेकिन जब प्रैक्टिस कर लेते हैं तो कमांड आ जाता है उस पर। यस, बस यही करना है, कॉन्फिडेंस डेवलप। अब एक और क्वेश्चन देखते हैं जो एग्जाम में पूछा गया बीपीएससी 1.0 में। क्या था क्वेश्चन? आफ्टर परफॉर्मिंग फॉलोइंग सेट ऑफ ऑपरेशंस व्हाट डज द फाइनल लिस्ट लुक कंटेन? कह रहा है ऑपरेशंस को जरा ध्यान से देखो और बताओ कि यहां पर अगर इस सीक्वेंस को फॉलो करते हैं, इंसर्ट करते हैं, डिलीट करते हैं, तो आंसर आपका क्या आएगा? तो हमने कहा चलो कर लेते हैं। यहां पर बात क्या हो रही है? इंसर्ट फ्रॉम द फ्रंट और डिलीट फ्रॉम द फ्रंट या डिलीट फ्रॉम द रियर, यही तो कह रहा है। फ्रंट और रियर का मतलब यहां पर बात हो रही है क्यू डेटा स्ट्रक्चर की, क्योंकि क्यू डेटा स्ट्रक्चर में ही फ्रंट और रियर होता है। फ्रंट मतलब जहां से लोग निकलते हैं आगे, और रियर का मतलब बैक वाला पोर्शन जहां से लोग जुड़ते हैं। तो इंसर्ट होते हैं पीछे से यानी रियर से, और डिलीट होते हैं आगे से यानी फ्रंट से। तो फ्रंट का मतलब आगे वाला और रियर का मतलब पीछे वाला, यही तो है। अब करते हैं, आइए। इंसर्ट फ्रंट 10, ठीक, कोई बात नहीं, इसने का आगे से जोड़ देते हैं, क्या फर्क पड़ेगा, है ना। हमने कहा जोड़ लो, कोई दिक्कत नहीं, लाइन है, तुम्हें आगे से जोड़ना है, जोड़ लेते हैं। इंसर्ट फ्रंट 10, 10 आ गया। इंसर्ट फ्रंट 20, कह रहा है इसके आगे 20 जोड़ दो, लाइन है तो आगे तो जुड़ेगा इंसान। तो हमने कहा इंसर्ट फ्रंट 20,
तो 10 के आगे 20 जोड़ो, ये हो गया। लाइन मान के चलिएगा, है ना, तो 20 आपने इसके आगे जोड़ दिया। इंसर्ट रियर 30, रियर का मतलब पीछे, पीछे 30 को जोड़िए, तो हमने कहा ठीक है 20, 10 और 30, ये पीछे 30 जुड़ गया। आगे आओ, डिलीट फ्रॉम दी फ्रंट, कह रहा है पहले फ्रंट से डिलीट कर दो, तो फ्रंट में क्या है 20, 20 को डिलीट कर देते हैं। चलो बहुत बढ़िया, 20 को डिलीट कर दिया, क्या मिल गया 10 और 30, है ना, 20 कट गया। अब क्या कह रहा है, इंसर्ट रियर 40, रियर मतलब पीछे से 40 को जोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया। 10, 30, 40 ये मिल गया। अब क्या कह रहा है, इंसर्ट रियर 10, कह रहा है पीछे से 10 जोड़ दीजिए, बहुत बढ़िया। 10, 30, 40, 10, मेरा क्या जा रहा है, जो कह रहा है वही कर रहा हूं मैं। फिर कह रहा है डिलीट रियर, रियर मतलब पीछे से डिलीट कर दीजिए, जी जैसा हुक्म। तो 10 हटा दीजिए पीछे से, क्या बचा 10, 30, 40। अब क्या कह रहा है, इंसर्ट रियर, पीछे से 15 जोड़ दीजिए, तो 10, 30, 40 और 15 ये आ गया। डिस्प्ले कर दीजिए, जो आंसर आया उसको बता दीजिए क्या आया, तो 10, 30, 40, 15 ये आंसर आया, यानी ऑप्शन इज 4। बी वाला बिल्कुल सही हमें मिला, 10, 30, 40, 50। क्या समझ में आया? तो इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, जो दिया गया है, अगर फ्रंट दिया गया है तो फ्रंट से जोड़ेंगे, फ्रंट डिलीट कह रहा है तो फ्रंट से हटा देंगे, रियर से ऐड करने को कहा जा रहा है तो रियर से ऐड कर देंगे, रियर से डिलीट करने के लिए कहा जा रहा है तो पीछे से डिलीट कर देंगे। बस इस क्वेश्चन में मतलब यह है कि आपको फ्रंट और रियर का मतलब पता होना चाहिए, है ना, बस, बाकी तो आसान है। वेरी गुड। एक और क्वेश्चन देखते हैं, बीपीएससी 1.0 क्वेश्चन नंबर 23 आज के सेशन का। क्या कह रहा था, व्हाट आर दी कैनोनिकल फॉर्म्स ऑफ बुलियन एक्सप्रेशन। कैनोनिकल फॉर्म का मतलब क्या होता है? कैनोनिकल का मतलब होता है कि अगर आपके एक्सप्रेशन में एबीसी है तो उसको इवेल्युएट करने के बाद भी सारे के सारे वेरिएबल्स यूज होने चाहिए, है ना, एबीसी आना चाहिए, दैट इज कॉल्ड कैनोनिकल फॉर्म। कैनोनिकल फॉर्म कितने तरीके की होती है? 2 तरीके की, सम ऑफ प्रोडक्ट और प्रोडक्ट ऑफ सम। सम ऑफ प्रोडक्ट या प्रोडक्ट ऑफ सम को हम क्या बोल सकते हैं, सम ऑफ मिन टर्म्स या प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म, है ना, ये भी बोला जा सकता है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर 2 यानी SOM सम ऑफ मिन टर्म्स और POM प्रोडक्ट ऑफ मैक्स टर्म। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बेसिक अप्रोच फॉर ज्वाइनिंग द टेबल। बीपीएससी 1.0 का क्वेश्चन कह रहे एसक्यूएल के केस में जब हमारे पास टेबल होती है तो हम टेबल को कैसे ज्वाइन करते हैं। टेबल को ज्वाइन करने के 8 तरीके होते, जिसमें क्या पूछ रहा था, बेसिक अप्रोच कौन सी है? 3 बेसिक अप्रोच मानी जाती है आउट ऑफ 8। यूनियन करके हम टेबल्स को ज्वाइन कर सकते हैं, सब क्वेरीज की मदद से टेबल को ज्वाइन कर सकते हैं और नेचुरल ज्वाइन भी कर सकते हैं। तो एसक्यूएल में 2 टेबल्स को ज्वाइन करने की जो टोटल अप्रोचेस हैं वो कितनी हैं? 8। बेसिक अप्रोचेस कितनी हैं? 3। आइए जरा इसको डिटेल में समझते हैं, हैव अ लुक। तो आंसर क्या हो गया, मोर देन वन ऑफ द अबव, क्योंकि पहला भी सही है, दूसरा भी सही है और तीसरा भी सही है, तो आंसर क्या हो जाएगा, 4th ऑप्शन, मोर देन वन ऑफ द अबव। अब इधर आओ, ज्वाइनिंग टेबल इन एसक्यूएल। एसक्यूएल में टेबल यानी एसक्यूएल का मतलब आरडीबीएमएस, रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, जहां कई सारे टेबल्स की बात कर रहे हैं। तो टेबल्स को आपस में अगर हमें जोड़ना है, ज्वाइन करना है, तो बेसिक अप्रोच कितनी है? 3, यूनियन, नेचुरल और सब क्वेरीज। एडवांस अप्रोच कितनी है? 2, कार्टेशियन ज्वाइन, इनर ज्वाइन या सिंपल ज्वाइन, ये एडवांस है। सुपर एडवांस कौन सी है? लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। यानी टोटल कितने तरीके से हम टेबल्स को जोड़ सकते हैं? 8 तरीके से। अगर यह पूछा जाए कि टोटल कितनी पॉसिबिलिटी है तो 8 होगा। बेसिक अप्रोच कितनी है? 3, यूनियन, नेचुरल और सब क्वेरीज, जो कि पूछा था यहां पर, यूनियन, नेचुरल और सब क्वेरीज। एडवांस कितनी है? 2, कार्टेशियन ज्वाइन या इनर ज्वाइन या सिंपल ज्वाइन। और सुपर एडवांस कितनी है? 3, लेफ्ट ज्वाइन, राइट ज्वाइन और फुल ज्वाइन। याद रखिएगा। नेक्स्ट,
बीपीएससी 1.0 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? विच ऑफ द फॉलोइंग इज द एडवांटेज ऑफ एरे डेटा स्ट्रक्चर? एरे डेटा स्ट्रक्चर का एडवांटेज क्या है? एलिमेंट्स ऑफ मिक्स डेटा टाइप कैन बी स्टोर। क्या इसमें मिक्स डेटा टाइप का यूज हो सकता है? नहीं। एरे का मतलब सिमिलर टाइप ऑफ डेटा स्ट्रक्चर, या तो इंटीजर होगा, या तो सिर्फ फ्लोट होगा, या तो सिर्फ कैर होगा, लेकिन एक ही तरीके का डेटा स्ट्रक्चर होगा, है ना? ये तो आप जानते हैं। कंटीजियस नेचर का होना चाहिए, सिमिलर तरीके का होना चाहिए। तो आंसर क्या होगा? पहला तो हो नहीं सकता मिक्स डेटा। इंडेक्स ऑफ द फर्स्ट एलिमेंट स्टार्ट्स फ्रॉम 1, जी नहीं। हम जानते हैं एरे के केस में स्टार्ट किससे होता है? 0 से, तो 1 भी ये भी नहीं होगा। इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे, जी हां, एरे में हम डेटा को कहीं से भी एक्सेस कर सकते हैं, कहीं से भी रिट्रीव कर सकते हैं। तो इसका एडवांटेज क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी, इजियर टू एक्सेस द एलिमेंट्स इन एन एरे। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन देखकर कैंडिडेट डर गए थे। क्यों? बीपीएससी 1.0 में पूछा गया क्वेश्चन है और आज के सेशन का 26वां क्वेश्चन। क्योंकि क्वेश्चन काफी बड़ा था, लेकिन हमने आपको क्या बताया हुआ है कि अगर आपने क्वेश्चन में देखा कि ये किससे है? क्यू से। और क्या कह रहा है क्यू के केस में? एम्प्टी। अगर लास्ट लाइन को सिर्फ आप पढ़ें तो क्या कह रहा है? दैट द सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। अगर क्यू हमारी खाली है तो इसका मतलब फ्रंट और रियर का मान क्या होगा? -1। आप जानते हैं अगर क्यू में कोई भी एलिमेंट नहीं है तो फ्रंट और रियर का मान -1 होगा। तो आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। तो इतना पूरा जो आपको दिया गया है क्वेश्चन, ये तो सिर्फ फंसाने के लिए है। मेन बात तो सिर्फ आखिरी वाली लाइन में ही दी गई है कि दैट दी सर्कुलर क्यू इज एम्प्टी। तो एम्प्टी के केस में फ्रंट और रियर का मान क्या होता है? -1, यानी फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 27 और बीपीएससी 1.0 का क्वेश्चन क्या है? विच वन ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक इज नॉट यूज्ड इन द बाइनरी ट्री? बाइनरी ट्री को कितने तरीके से सॉर्ट किया जा सकता है? 3 तरीके से, पोस्ट ऑर्डर ट्रैवर्सल, इन ऑर्डर ट्रैवर्सल और प्री ऑर्डर ट्रैवर्सल। तो कितने तरीके की ट्रैवर्सिंग होती है? ट्रैवर्सिंग का मतलब हर एक नोड्स को टच करना ट्री के, दैट इज कॉल्ड अ ट्रैवर्सल। और ट्रैवर्सिंग कितने तरीके की होती है? 3 तरीके की। पोस्ट ऑर्डर होती है, प्री ऑर्डर होती है, इन ऑर्डर होती है, लेकिन कौन सा नहीं है? तो आंसर है रेंडमाइज ट्रैवर्सल, यानी फर्स्ट ऑप्शन ये गलत दिया हुआ है। इस तरीके की कोई भी ट्रैवर्सिंग नहीं होती, तो ये हो जाएगा करेक्ट जवाब। समझ में आया? नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन एग्जाम का, द एक्सप्रेशन y बराबर AB प्लस BC प्लस AC shows the dash ऑपरेशन। क्वेश्चन नंबर 28 कह रहा है AB प्लस BC प्लस AC किस तरीके का ऑपरेशन है? XOR है, POS है, प्रोडक्ट ऑफ सम है, सम ऑफ प्रोडक्ट है, या मोर देन वन ऑफ दी अबव है, या नन ऑफ दी अबव है? बताइए। तो आपने कहा सर आपने तो बहुत बार ये क्वेश्चन करवाया हुआ है इस तरीके का। A डॉट B, अगर हमें शुरुआत में डॉट में यानी मल्टीप्लाई मिल गया तो ये मल्टीप्लाई कहां चला जाएगा? बाद में। बाद का मतलब प्रोडक्ट चला गया बाद में, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट इज द राइट आंसर। तो आंसर क्या बन गया? SOP। अगर यहां पर क्या होता? y बराबर A प्लस बी मल्टीप्लाई B प्लस C मल्टीप्लाई A प्लस C, तो क्या होता? तो पहले हमें प्लस मिल गया A प्लस बी, प्लस कहां चला जाएगा? बाद में, यानी सम कहां चला जाता? बाद में। तो आंसर क्या हो जाता? प्रोडक्ट ऑफ सम। ऐसी तो मैंने याद करवाया है ना। तरीके तो बहुत है समझने की, लेकिन जो बेस्ट तरीका है वो क्या? जो पहले 2 के साथ में किया जा रहा है। अगर मल्टीप्लाई किया जा रहा है तो ये मल्टीप्लाई बाद में आएगा, अगर प्लस किया जा रहा है तो वो प्लस बाद में जाएगा। तो यहां पहले क्या किया जा रहा है? मल्टीप्लाई। मल्टीप्लाई का मतलब प्रोडक्ट, प्रोडक्ट गया बाद में, यानी सम ऑफ प्रोडक्ट इज द राइट आंसर। समझ में आया? वेरी गुड। क्वेश्चन नंबर 29 आज के सेशन का, और ये बीपीएससी 1.0 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? टू डिस्प्ले टाइम इन रेलवे स्टेशन विच डिजिटल सर्किट इज यूज्ड। रेलवे स्टेशन में जो टाइम दिया जाता है ना, कुछ इस तरीके से डिस्प्ले होता है। आपने देखा होगा रेलवे स्टेशन में टाइम। तो यहां पर जो टाइम डिस्प्ले होगा रेलवे स्टेशन में, उसके लिए कौन सा डिजिटल सर्किट यूज किया जाएगा? एंड द करेक्ट आंसर इज
7 सेगमेंट डीकोडर। ये जो एग्जाम्पल है ये किसका है? 7 सेगमेंट डीकोडर का है, जो कि इस तरीके से रिप्रेजेंट किया जाता है ना, याद रखिएगा इसको। नेक्स्ट, व्हाट काइंड ऑफ ट्रांसमिशन मीडियम इज मोस्ट एप्रोप्रिएट टू कैरी डेटा इन अ कंप्यूटर नेटवर्क दैट इज एक्सपोज टू इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस। क्वेश्चन नंबर 30 बीपीएससी 1.0 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? कौन सा सबसे बेस्ट अप्रोच है डेटा को ट्रांसफर करने की? तो हम जानते हैं यूटीपी, कोएक्सियल केबल और ऑप्टिकल फाइबर केबल, ये 3 तरीके की केबल्स होती हैं। सबसे बेस्ट केबल कौन सी मानी जाती है? ऑप्टिकल फाइबर केबल। तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, दैट इज द राइट वन। तो बेस्ट केबल पूछ रहा था क्वेश्चन में, मोस्ट एप्रोप्रिएट पूछ रहा था, तो आंसर क्या होगा? ऑप्टिकल फाइबर। नेक्स्ट, डैश इज यूज्ड टू स्टोर सॉफ्टवेयर दैट डज नॉट अपडेट। यानी बेसिक क्वेश्चंस भी मिलेंगे आपको देखने के, है ना, ऐसा नहीं कि क्वेश्चन सारे टफ होंगे। कंप्यूटर आर्किटेक्चर में मेमोरी से भी काफी क्वेश्चंस होंगे, है ना, देखो मेमोरी से क्वेश्चन है। तो ऐसा कौन सा सॉफ्टवेयर है जो अपडेट नहीं होता? अपडेट का मतलब जिसमें चेंजेस नहीं होते। चेंजेस नहीं होते इसका मतलब वो क्या है? टेम्परेरी नहीं है, वो परमानेंट है। और परमानेंट कौन सी मेमोरी होती है? रोम, रीड ओनली मेमोरी, है ना। एक बार कमिटमेंट कर ली तो फिर अपने आप की भी नहीं सुनती। तो करेक्ट आंसर क्या बनेगा? रोम इज द राइट वन। आसान था क्वेश्चन, बहुत आसान। नेक्स्ट, अब क्वेश्चन कैसे बन सकते हैं एग्जाम में? कैशे मेमोरी इज मेड अप ऑफ, बहुत फेमस क्वेश्चन। कैश मेमोरी किससे बनी होती है? हम जानते हैं कैश मेमोरी स्टैटिक रैम से बनी होती है। स्टैटिक रैम का इस्तेमाल करते हैं कैश मेमोरी को बनाने के लिए। तो आंसर क्या हो जाएगा? एस रैम। जबकि मोबाइल्स में या लैपटॉप में जो रैम यूज होती है वो कौन सी है? डी रैम, यानी डायनेमिक रैम। एस डी रैम क्या होती है? सिंक्रोनस डायनेमिक रैम, जो डेट और टाइम को सिंक करने में मदद करती है। सीमॉस के केस में, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर के केस में, जो डेट और टाइम है उसको सिंक करवाने की, है ना, उसको मैच करवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी है? एसडी रैम की। नेक्स्ट, विच चिप एक्ट एज अ क्लॉक टू कीप द करेंट डेट एंड टाइम। कौन सी चिप वर्तमान दिनांक और समय को रखने के लिए घड़ी के रूप में कार्य करती है? तो कभी भी क्वेश्चन में डेट और टाइम की बात होगी तो आंसर क्या होगा? सीमॉस बैटरी। सीमॉस क्या है? एक मेमोरी है जो कि बैटरी के तरीके से यूज की जाती है। तो करेक्ट आंसर है सीमॉस, कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर। डेट और टाइम देखा, आंसर क्या हो गया? सीमॉस। नेक्स्ट, डैश इज अ फिजिकल लेयर नेटवर्क डिवाइस दैट कनेक्ट अ सीरीज ऑफ लैन। डैश एक भौतिक परत नेटवर्क उपकरण है जो कि लोकल एरिया नेटवर्क की एक श्रृंखला को जोड़ता है। क्या बोलते हैं? तो हमें क्वेश्चन में देखा फिजिकल लेयर। ओएसआई मॉडल में फिजिकल लेयर पहली लेयर होती है, इस पर स्विच या ब्रिज काम करेगा नहीं, हब और रिपीटर काम करेगा। तो फिजिकल लेयर में जो 2 डिवाइसेस काम करती हैं वो क्या है? हब और रिपीटर। क्या हब गिवन है? जी हां। क्या रिपीटर गिवन है? जी नहीं। तो करेक्ट आंसर इज हब, यानी 4th इज द राइट वन। नेक्स्ट, है ना, ये होता है आपका बेसिकली हब। हब क्या है? ब्रॉडकास्ट करने वाली डिवाइस, यानी इसको आप जो भी मैसेज देंगे ये क्या करेगा? उस मैसेज को ब्रॉडकास्ट कर देगा। तो ब्रॉडकास्टिंग डिवाइस कहा जाता है, दैट इज हब। नेक्स्ट, व्हाट डज नेट, नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन डू इन नेटवर्किंग। नेटवर्किंग में नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन का क्या कार्य है? हम जानते हैं नेट का काम क्या होता है? प्राइवेट आईपी एड्रेस को पब्लिक आईपी एड्रेस में मैप यानी कन्वर्ट करने का। तो नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन जो प्रोटोकॉल है ये क्या करेगा? प्राइवेट आईपी एड्रेस को कन्वर्ट कर देगा किसमें? पब्लिक आईपी एड्रेस में। यानी करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट, फ्लैश मेमोरी इज मेड अप ऑफ। फ्लैश मेमोरी किससे मिलकर बनी होती है? हम जानते हैं फ्लैश मेमोरी ईईपी रोम का एडवांस्ड फॉर्म है। इलेक्ट्रिकल इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। क्या ईईपी रोम गिवन है? जी हां, द करेक्ट आंसर इज ईईपी रोम। ईईपी रोम से ही मिलकर बनती है आपकी फ्लैश मेमोरी। और फ्लैश मेमोरी में कितनी डिवाइसेस को रखते हैं? 3 डिवाइसेस को। कौन कौन सी? पेन ड्राइव फ्लैश मेमोरी है, एसएसडी सॉलिड स्टेट ड्राइव फ्लैश मेमोरी है, और मेमोरी कार्ड फ्लैश मेमोरी। ठीक। नेक्स्ट, द जीमेल अटैचमेंट साइज लिमिट इज, वेरी फेमस क्वेश्चन। जीमेल में जो अटैचमेंट होता है उसका मैक्सिमम साइज कितना होता है?
हम जानते हैं जीमेल के केस में हम ब्राउज कर सकते हैं किसी भी फाइल को, और वो फाइल का साइज मैक्सिमम कितना होना चाहिए, 25 MB का। क्या 25 MB से बड़ी फाइल हम जीमेल के थ्रू नहीं भेज सकते? भेज सकते हैं, वो गूगल ड्राइव के फॉर्मेट में ट्रांसफर होगी, लेकिन जो ब्राउज करेंगे फाइल उसका मैक्सिमम साइज कितना होना चाहिए, 25 MB। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, BPSC 2.0 का क्वेश्चन, और हमने देखा कि यहां पर असेंबलर, कंपाइलर और इंटरप्रेटर से क्वेश्चन आते हैं, है ना। ये तीनों तरीके के क्वेश्चन देखे गए थे। अब आपको पता है कि कंपाइलर, इंटरप्रेटर और असेंबलर क्या है? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर है। कंपाइलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, इंटरप्रेटर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है, और असेंबलर भी एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है ना। पहली बात तो ये याद रखिएगा। दूसरी बात आपको ये पता होना चाहिए कि ये तीनों के तीनों क्या हैं, ट्रांसलेटर है, जो कन्वर्ट करते हैं एक लैंग्वेज को दूसरी लैंग्वेज में, है ना। ये भी बात पता होनी चाहिए। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट कन्वर्ट एन असेंबली लैंग्वेज प्रोग्राम इनटू इक्विवेलेंट मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम इज कॉल्ड। असेंबली का मतलब असेंबलर का प्रयोग होगा, तो असेंबलर मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट। असेंबली से लोकल लैंग्वेज यानी मशीन में कन्वर्ट करने के लिए या बाइनरी में कन्वर्ट करने के लिए असेंबलर यूज किया जाएगा। क्वेश्चन नंबर 39, BPSC 2.0, a computer program that converts a high level language into an equivalent machine language program is called। हाई लेवल लैंग्वेज से मशीन लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम किसका है, कंपाइलर का या इंटरप्रेटर का? क्या कंपाइलर दिया है? जी हां। क्या इंटरप्रेटर दिया है? जी नहीं। तो करेक्ट आंसर है कंपाइलर, जो सोर्स कोड को ऑब्जेक्ट कोड में कन्वर्ट करेगा या जो सोर्स कोड को मशीन कोड में कन्वर्ट करेगा। आंसर है कंपाइलर। हाई लेवल लैंग्वेज में किसका यूज किया जाता है, कंपाइलर और इंटरप्रेटर, दोनों में से किसी एक का। तो आंसर कंपाइलर भी हो सकता था और आंसर इंटरप्रेटर भी हो सकता था। ठीक, नेक्स्ट, अ कंप्यूटर प्रोग्राम दैट ट्रांसलेट हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज प्रोग्राम स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट इज कॉल्ड। अगर सिर्फ क्वेश्चन में यह दिया होता कि हाई लेवल लैंग्वेज इनटू मशीन लैंग्वेज, तो आंसर तो कंपाइलर भी हो सकता है और इंटरप्रेटर भी। लेकिन क्वेश्चन में एक बात और बढ़ा दी गई, स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट, मतलब लाइन बाय लाइन, और लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम किसका है, इंटरप्रेटर का। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी, इंटरप्रेटर। लेकिन अगर स्टेटमेंट बाय स्टेटमेंट की जगह पर ऑल एट वंस लिख देता, एक ही बारी में कन्वर्ट करने का काम, एक साथ कन्वर्ट करने का काम किसका है, कंपाइलर का, और लाइन बाय लाइन कन्वर्ट करने का काम किसका है, इंटरप्रेटर का। समझ में आया? नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन ऑपरेटिंग सिस्टम। क्वेश्चन पूछा गया कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, काफी आसान, लाइनेक्स है, विंडोज है, ओरेकल नहीं है। तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट, तो इतने आसान क्वेश्चन भी आते हैं एग्जाम में, है ना। इट एग्जिस्ट अ सॉफ्टवेयर दैट रन ऑन अ कंप्यूटर हार्डवेयर एंड सर्व एज अ प्लेटफॉर्म फॉर अदर सॉफ्टवेयर रन इज कॉल्ड। बताइए, कह रहे वो सॉफ्टवेयर जो रन करता है कंप्यूटर हार्डवेयर पे और सर्व करता है एज अ प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म का मतलब होता है ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या ऑपरेटिंग सिस्टम गिवन है? जी हां, दैट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सिस्टम टूल। इनमें से कौन सा सिस्टम टूल नहीं है? स्कैन डिस्क, फॉर्मेट, फोल्डर, या मोर देन वन ऑफ द अबव, या नन ऑफ द अबव। सिस्टम टूल का मतलब कौन परफॉर्मेंस में मदद नहीं करेगा। सिस्टम टूल का मतलब कंप्यूटर की परफॉर्मेंस में कौन मदद नहीं करता। स्कैन डिस्क करती है, फॉर्मेट करना यह भी करता है, लेकिन फोल्डर का कोई भी काम सिस्टम की परफॉर्मेंस से रिलेटेड नहीं है। फॉर्मेटिंग करना करके सिस्टम की परफॉर्मेंस को बढ़ाया जा सकता है, डिस्क को स्कैन करके वायरस से दूर किया जा सकता है और परफॉर्मेंस को बढ़ाया जाता है, लेकिन फोल्डर कोई भी सिस्टम टूल नहीं है। The key is used to delete a file without allowing it to store in a recycle bin is called। हम जब भी फाइल को डिलीट करते हैं वो कहा जाती है रिसाइकिल बिन में, लेकिन अगर हम चाहते हैं कि वो फाइल रिसाइकिल बिन में ना जाए तो हम क्या करेंगे, शिफ्ट के साथ डिलीट करेंगे। तो आंसर हो जाएगा बी, यानी सेकंड। तो कीज के बारे में भी नॉलेज ले लीजिएगा। टॉगल कीज इंपॉर्टेंट है, मॉडिफायर कीज इंपॉर्टेंट है, रीस्टार्ट करने वाली कीज इंपॉर्टेंट है,
जो आगे वाले सेशंस में वो हम आपको करवा देंगे। नेक्स्ट, द थ्री मेन कंपोनेंट ऑफ अ डिजिटल कंप्यूटर सिस्टम आर। कंप्यूटर सिस्टम के तीन मेन कंपोनेंट्स कौन कौन से हैं? हम जानते हैं कंप्यूटर सिस्टम का मतलब सीपीयू, और सीपीयू के मेन कंपोनेंट्स कौन से हैं? सीयू कंट्रोल यूनिट, एएलयू अरिथमेटिकल लॉजिकल यूनिट, और एमयू यानी मेमोरी यूनिट, जिसे रजिस्टर भी बोलते हैं। तो करेक्ट आंसर यहां पर क्या हो गया? मेमोरी, सीपीयू और इनपुट आउटपुट। सीपीयू यानी कंप्यूटर सिस्टम की जब हम बात करते हैं तो उसमें सीपीयू के तीन मेन पार्ट्स होते हैं, और पूरा कंप्यूटर सिस्टम किससे मिलकर बना होता है? मेमोरी से, सीपीयू से और इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, दैट इज द करेक्ट। नेक्स्ट, FFFF will be the last memory location in a memory of size क्या होगा? इस तरीके का क्वेश्चन मैंने आपको पहले भी करवाया था, जहां सिंगल एफ, डबल एफ, ट्रिपल एफ और 4 बार एफ को कैसे सॉल्व करेंगे ये मैंने आपको बताया था। तो क्या होगा इसका करेक्ट आंसर? 64K। क्या मतलब है इसका? हम जानते हैं एफ का मतलब क्या होता है? हेक्साडेसिमल। एफ किस में आता है? हेक्साडेसिमल के केस में। और हेक्साडेसिमल में हम कितने के पेयर बनाते हैं? 4-4 के पेयर बनाते हैं। तो हमने यहां पर क्या किया? 4-4 के पेयर बना लिए। एफ कितनी बार गिवन था? 4 बार। तो 4 बार हमने 4-4-1 लिख दिया। टोटल एड्रेस लाइन कितनी हो गई? 4-4 है ना। टोटल नंबर ऑफ 1 यहां पर कितने गिवन है? 16। और कितने मेमोरी लोकेशन यहां बन सकती हैं? व्हाट विल बी द लास्ट मेमोरी लोकेशन इन अ साइज ऑफ मेमोरी? 2 की पावर 16, और 2 की पावर 16 का मतलब 65,536, जिसको 64K भी कह सकते हैं, है ना। नियर बाई अगर कहें तो दैट इज कॉल्ड 64K इन बाइट्स। और हेक्साडेसिमल में अगर इसको बोला जाता तो आंसर क्या बन जाता? 10,000 या 0 से लेकर ट्रिपल एफ। तो इस तरीके से आंसर को करेंगे। कैसे किया एक बार फिर से देखो। 4 बार एफ था, 4 बार 1111 4-4 के पेयर में लिख दिया। टोटल कितनी एड्रेस लाइन हो गई? 16। 2 की पावर 16 यानी 65,536। ये किसके करीब है? 64K के। नेक्स्ट, द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट इज मिनिमम इन। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे कम कॉस्ट किसमें स्टोर करने में लगती है? द कॉस्ट ऑफ स्टोरिंग अ बिट। बिट मतलब सबसे छोटी यूनिट, 0 और 1। सबसे कम कॉस्ट किसमें लगेगी? कैशे में, रजिस्टर में, मैग्नेटिक टेप में, मोर देन वन ऑफ दी अबव या नन ऑफ दीज। सबसे महंगी कौन सी मेमोरी होती है? जो टेम्परेरी होगी वो महंगी होगी, यानी रजिस्टर महंगी है, टेम्परेरी है। कैशे महंगी है, टेम्परेरी है। और इसमें अगर हम कंपैरिजन करें तो मैग्नेटिक टेप सस्ती होगी, क्योंकि ये सेकेंडरी स्टोरेज है और पहले यूज होती थी तो ये सस्ती है। तो जितनी भी आपकी प्राइमरी मेमोरी होंगी, है ना, चाहे रैम है, रोम है, कैशे है या रजिस्टर है, जो कि टेम्परेरी मेमोरी, ये सारी मेमोरी आपकी कैसी होंगी? महंगी, कॉस्टली। लेकिन जितनी भी सेकेंडरी स्टोरेज मेमोरीज हैं, चाहे फ्लॉपी डिस्क हो, मैग्नेटिक टेप हो, मैग्नेटिक डिस्क हो, हार्ड डिस्क या एसएसडी की बात करें, वो कंपैरेटिवली क्या होती हैं? कॉस्ट में कम होती हैं। तो प्राइमरी मेमोरीज या टेम्परेरी मेमोरी महंगी, सेकेंडरी मेमोरी सस्ती, है ना। ये बात याद रखिएगा। नेक्स्ट, टेरा का मतलब क्या है? टेरा का मतलब 2 की पावर 40। किलोबाइट का मतलब 2 की पावर 10, 1024। तो 2 की पावर 10 किलोबाइट। मेगाबाइट 2 की पावर 20, गीगाबाइट 2 की पावर 30, टेराबाइट 2 की पावर 40, पेटाबाइट 2 की पावर 50, एक्साबाइट 2 की पावर 60। तो करेक्ट आंसर क्या होगा? 2 की पावर 40। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर रिसाइड ऑलवेज इन मेन मेमोरी। कह रहे हैं इनमें से ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मेन मेमोरी में रिसाइड करेगा? मेन मेमोरी का मतलब रैम और रोम। रैम और रोम में चीजें क्या होती हैं? लोड की जाती हैं, है ना। रैम में बेसिकली क्या होता है? बूटिंग के दौरान ऑपरेटिंग सिस्टम को रैम में लोड करते हैं। तो यहां पर किसका यूज किया जाएगा? लोडर का। तो कह रहे हैं विच ऑफ द फॉलोइंग सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब लोडर एक प्रकार का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, लिंकर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है, असेंबलर भी सिस्टम सॉफ्टवेयर है।
तो सिस्टम सॉफ्टवेयर तो तीनों हैं, लेकिन ऐसा कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो मेन मेमोरी में रहता है लोड करने के लिए? दैट इज कॉल्ड लोडर। रैम में कौन रहता है? लोडर। नेक्स्ट, द पोस्टफिक्स एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट ऑफ द प्रीफिक्स एक्सप्रेशन। निकालिए इसको। कह रहा है यहां पर हमें जो एक्सप्रेशन दिख रहा है वो प्रीफिक्स है, इसका पोस्टफिक्स क्या होगा? करिए, पॉज करिए वीडियो को और बताइए इसका आंसर क्या बनेगा। पोस्टफिक्स में क्या होता है? जो ऑपरेटर होते हैं वो बाद में जाएगा, लेकिन भाई किस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग? इस सीक्वेंस के अकॉर्डिंग। क्या ब्रैकेट गिवन है? नहीं। सबसे पहले क्या गिवन है? मल्टीप्लाई, फिर प्लस और माइनस। प्लस और माइनस में कौन पहले करेंगे? दोनों की सेम रैंकिंग है, तो यहां पर लेफ्ट टू राइट चलेंगे। पहले लेफ्ट में जो आ रहा है प्लस उसको करेंगे, फिर राइट में माइनस है इसको करेंगे। आइए कर लेते हैं। तो ये हमें गिवन है। सबसे पहले हमने क्या किया? पोस्ट में किसको ले गए? मल्टीप्लाई के सिंबल को। तो हमने सबको एक ब्रैकेट में रखा, पहले मल्टीप्लाई फिर प्लस फिर माइनस, है ना? इस तरीके से अरेंज करेंगे। तो हमने सबसे पहले क्या किया? ब्रैकेट बनाया और मल्टीप्लाई को बाद में ले गए पोस्टफिक्स में। अब किसको बाद में लेकर जाएंगे? प्लस को। प्लस किसके बीच में लगा हुआ है? प्लस के आगे दो ऑपरेटर्स लगे हुए हैं, ए और बी। तो ए और बी के बाद में जाएगा आपका प्लस, है ना? ये तो आपको पता है। तो ए बी प्लस हो जाएगा, फिर माइनस को करेंगे, सी डी के बाद में चला जाएगा माइनस। तो क्या आ जाएगा? ए बी प्लस सी डी माइनस और एस्ट्रिक, है ना? ऐसे लिख सकते हैं इसको। तो ए बी प्लस सी डी माइनस एस्ट्रिक, दैट इज द राइट आंसर। वेरी इजी। नेक्स्ट, विच डेटा स्ट्रक्चर इज यूज्ड टू कन्वर्ट इनफिक्स नोटेशन टू पोस्टफिक्स नोटेशन? इनफिक्स से पोस्टफिक्स में कन्वर्ट करने के लिए किसका यूज करते हैं? अगर इनफिक्स, पोस्टफिक्स और प्रीफिक्स आ गया मतलब स्टैक की बात हो रही है, यानी करेक्ट आंसर इज स्टैक। नेक्स्ट, द डेटा स्ट्रक्चर इन विच डेटा आर एडेड एट द रियर एंड डिलीटेड फ्रॉम द फ्रंट इज कॉल्ड। जहां पर डिलीट करते हैं फ्रंट से और ऐड करते हैं रियर से, मतलब बात क्यू की हो रही है, तो क्यू यानी बी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट, क्यू डेटा स्ट्रक्चर यूजेस। क्यू डेटा स्ट्रक्चर किसका यूज करता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन फर्स्ट आउट, लास्ट इन लास्ट आउट, मोर देन वन ऑफ दी अबव, या नन ऑफ दीज? बताइए। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, क्या क्यू में जो पहले आता है वो पहले जाता है? जी हां, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट बिल्कुल सही होगा। लास्ट इन फर्स्ट आउट, जो लास्ट में आएगा वो पहले जाएगा? ना, ये तो स्टैक है। लिफो, ले लो, लास्ट इन लास्ट आउट, जो सबसे लास्ट में आया वो लास्ट में जाएगा, है ना? ये भी क्यू है। तो यानी पहला भी क्यू है और तीसरा भी क्यू है। तो आंसर क्या बनेगा? मोर देन वन ऑफ दी अबव, यानी डी इज दी करेक्ट आंसर। क्योंकि फिफो और लिलो ये दोनों कहा जाता है, इसको फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व भी बोलते हैं, है ना? क्यू का मतलब पहले आओ पहले पाओ। तो FCFS भी बोल सकते हैं, फिफो भी बोल सकते हैं और लिलो भी बोल सकते हैं। तो आंसर क्या हो जाएगा? मोर देन वन ऑफ दी अबव, यानी ऑप्शन नंबर डी इज दी करेक्ट आंसर, क्योंकि पहला भी सही और तीसरा भी सही। नेक्स्ट, स्टैक डेटा स्ट्रक्चर यूजेस। स्टैक का मतलब क्या है? सबसे टॉप से निकालेंगे, तो जो सबसे बाद में जुड़ेगा वो पहले जाएगा। तो लास्ट इन फर्स्ट आउट, दैट इज कॉल्ड स्टैक। पुश और पॉप फ्रॉम द टॉप, और टॉप का दूसरा नाम क्या है? पीक। तो टॉप को और किस नाम से जानते हैं? पीक के नाम से। समझ में आया? तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस कितने हुए? 54। आउट ऑफ 54 आपका स्कोर कितना हुआ ये बताइएगा। क्या सारे के सारे क्वेश्चन समझ में आए ये बताइएगा। अब आगे आने वाले सेशंस में C++ के जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन पूछे गए हैं वो भी करवा देंगे। बूलियन अलजेब्रा के जो क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं वो भी सॉल्व करवा देंगे, है ना? और जो नए तरीके के पूछे जा सकते हैं वो भी करवा देंगे। एंड टू एंड कनेक्टिविटी इज प्रोवाइडेड फ्रॉम होस्ट टू होस्ट इन विच लेयर, ये मुझे कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन ऑफ द डे है आज के सेशन का, प्रीवियस ईयर का पूछा गया क्वेश्चन स्क्रीनशॉट के साथ आपको दिख रहा है। बताइए। कह रहा है OSI मॉडल में 7 लेयर होती हैं, ऐसी कौन सी लेयर है जो एंड टू एंड कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है? ऐसी कौन सी लेयर है जो होस्ट टू होस्ट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करती है? बताइए।
नेटवर्क ट्रांसपोर्ट सेशन मोर देन वन ऑफ द अबव या नन ऑफ दीज, या आता है बताएंगे नहीं, है ना। क्या होगा करेक्ट आंसर, कमेंट करके जरूर बताइएगा। कैसा लगा आपको ये सेशन, पसंद आया हो तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, और साथ ही साथ अगर आप चाहते हैं कि कंप्यूटर को बेसिक से एडवांस लेवल तक कवर करना, टॉपिक वाइज पढ़ना, बिल्कुल इन डेप्थ लेवल से गेट लेवल तक का पढ़ ले, है ना, ताकि बार बार पढ़ने की रिक्वायरमेंट ना हो, एक बार पढ़ें अच्छे से पढ़ें, तो आप ज्वाइन कर सकते हैं इस कोर्स से। फुल कंप्यूटर का कोर्स ज्वाइन करने के लिए अरोड़ा एजुकेटर एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा गूगल प्ले स्टोर या iOS स्टोर की मदद से। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स में भी मिल जाएगा। कोई कंफ्यूजन है, कोई डाउट है, कुछ पूछना चाहते हैं, कुछ डिस्कस करना चाहते हैं, दिए गए नंबर पे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, रिप्लाई मिल जाएगा। तो क्या इस सेशन से कॉन्फिडेंस बढ़ रहा है? क्या आपको लग रहा है कि क्वेश्चंस का आंसर कर पाएंगे? एक बात याद रखिएगा, सबसे बड़ी चीज है कॉन्फिडेंस। तो जब तक एग्जाम नहीं हो जाता तब तक अपने आप से ये बोलते रहिए कि आसान है पेपर, करेंगे और सिलेक्शन भी लेंगे। सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो पहले से माइंडसेट बना के जाते हैं कि सिलेक्शन लेना है। पेपर देने के बाद अगर आप कहें कि होगा या नहीं होगा, दैट इज डिफरेंट, लेकिन पेपर देने से पहले जो आपका माइंडसेट होना चाहिए वो क्या, कि होगा और बिल्कुल होगा। तो मेरी बेस्ट विशेष हैं आप लोग के साथ में, बिल्कुल होगा। बहुत मेहनत करी है हम लोगों ने, है ना, और ये मेहनत बेकार नहीं जाएगी। बिल्कुल मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट सेशन में, जहां पर बहुत ही बढ़िया तरीके के क्वेश्चंस पर बात होगी। बने रहिए, जितने पहले के सेशंस हो गए हैं उनको दोबारा से रिवाइज करिए और देखिए कि हर एक सेशन में फुल आउट ऑफ फुल स्कोर कर पा रहे हैं या नहीं, है ना। रिवीजन भी जरूरी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे गाइस, थैंक यू वेरी मच, बाय बाय एंड टेक केयर।